गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे उपेंद्र नाथ अश्क। उपेंद्र नाथ अश्क की एकांकी तौलिए इनकी मनोवैज्ञानिक एकांकी है। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म होता है पंजाब के जालंधर में 14 दिसंबर 1910 को। 14 दिसंबर 1910 को इनका जन्म होता है पंजाब के जालंधर में और इनकी मृत्यु होती है 19 जनवरी 1996 को। 19 जनवरी 1996, 14 दिसंबर को इनका जन्म होता है 910 को और 19 जनवरी 1996 को ये इनकी मृत्यु होती है, इनका देहांत हो जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क ने जालंधर के डीएवी कॉलेज से बीए और एलएलबी की परीक्षाएं उत्तीर्ण की और 1965 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया गया। 1965 को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार उपेंद्र नाथ अश्क को दिया जाता है। उर्दू में लेखन यात्रा प्रारंभ करने वाले उपेंद्र नाथ अश्क हिंदी में लेखन हेतु मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से अग्रसर हुए। मुंशी प्रेमचंद ने भी पहले उर्दू के अंदर अपनी लेखन यात्रा शुरू की थी और उपेंद्र नाथ अश्क ने भी अपनी लेखन यात्रा उर्दू से ही शुरू की। जिस प्रकार 1915 के अंदर 1907 में जब मुंशी प्रेमचंद का काव्य संग्रह जब्त कर लिया जाता है अंग्रेजों में और 1915 में वह हिंदी के अंदर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर देते हैं। उसी प्रकार उपेंद्र नाथ अश्क पहले उर्दू में लिखते थे और बाद में मुंशी प्रेमचंद की प्रेरणा से प्रेरित होकर हिंदी में लिखने लग गए। राष्ट्रीय आंदोलन के झंझावाती दौर में उनकी रचना धर्मिता का विकास हुआ। जब हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे उसके महात्मा गांधी जब राष्ट्रीय आंदोलनों के अग्रणी थे, उस समय उनकी रचना धर्मिता का क्या हुआ, उनकी रचनाओं का विकास होता है। उन्होंने कहानी, काव्य, नाटक, एकांकी, संस्मरण, आलोचना एवं अनुवाद इन सभी विधाओं में भरपूर कलम चलाई यानी इन सभी चीजों में उन्होंने भरपूर रचनाएं की या रचनाएं लिखी। नाटक एवं एकांकी विधा को नया आयाम देने वाले अश्क जी ने जनजीवन में व्याप्त रूढ़िवादिता, जड़ता एवं आडंबरों पर निर्ममता पूर्वक प्रहार करके मानसिक भावों एवं अंतर्द्वंदों का बखूबी चित्रण किया है। उपेंद्र नाथ अश्क की इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनके नाटक, प्रमुख रचनाओं में नाटक, इनके उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक कौन कौन से हैं? नाटक है जय पराजय, लौटता हुआ दिन, अलग अलग रास्ते, स्वर्ग की झलक, भंवर, बड़े खिलाड़ी, ये उपेंद्र नाथ अश्क के नाटक हुए हैं। एकांकी संग्रह कौन कौन से? एकांकी संग्रह देवताओं की छाया में, चरवाहे, मुखड़ा बदल गया, तूफान से पहले, साहब को जुखाम, अंधी गली आदि इनके एकांकी संग्रह। उपन्यास कौन कौन से हैं? उपन्यास है गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राग, सितारों के खेल, ये इनके उपन्यास हैं। इनके कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? कहानी संग्रह जुदाई की शाम के गीत, काले साहब, पिंजरा, 70 श्रेष्ठ कहानियां, इनके क्या है? कहानी संग्रह। इनके संस्मरण है मंटो मेरा दुश्मन, फिल्मी जीवन की झलकियां, ये दो इनके संस्मरण हुए। इनकी समालोचना कौन कौन सी है? अन्वेषण की सह यात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। अन्वेषण की सह यात्रा तथा हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय। इनके काव्य कौन कौन से? एक दिन आकाश ने कहा, प्रातः प्रदीप दीप जलेगा, बरगद की बेटी, उर्मिया,
उर्मिया किसे कहते हैं, उर्मी किसे कहते हैं, उर्मी कहते हैं लहर को। उर्मी किसे कहते हैं, उर्मी कहते हैं लहर को। आगे, प्रस्तुत एकांकी तौलिए में शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर फैल रहे आडंबर व खोखलेपन को बखूबी अभिव्यक्त किया गया है। जो ये कहानी है तौलिए, इसके अंदर उपेंद्र नाथ अश्क ने शिष्टाचार, सभ्यता व तहजीब के नाम पर जो आडंबर फैल रहा है उसके बारे में इन्होंने, उसके खोखलेपन के बारे में इन्होंने बखूबी से अभिव्यक्त किया, यानी बताया है। हमारी जीवन शैली में कृत्रिमता व दिखावटीपन पसरता जा रहा है। कवि क्या कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि हमारी जो जीवन शैली है, जो जीने का तरीका है, उसके अंदर दिखावटीपन ज्यादा है। कृत्रिमता और दिखावटीपन उसके अंदर ज्यादा फैल रहा है और वह पसरता ही जा रहा है। रिश्तों की प्रगाढ़ता शिथिल होती जा रही है और जो रिश्ते हैं उनमें ढीलापन दिखाई दे रहा है। रिश्तों के अंदर उतनी प्रगाढ़ता नहीं है। वह क्या हो रहे हैं, वह ढीले हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। रिश्ते कैसे हो रहे हैं, रिश्ते कमजोर हो रहे हैं। स्वच्छता व सलीका, प्रसन्न सादगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप है। कि स्वच्छता और जो सादगीपन है, स्वच्छता व सलीका पसंदगी का दिखावा हमारी आत्मीयता पर बोझ स्वरूप बनता जा रहा है। स्वच्छता को लेकर हम हमारे जीवन में कैसे प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, दूसरे के सामने हम कैसे व्यवहार प्रकट करते हैं, स्वच्छता को देखकर दूसरे के सामने कैसे व्यवहार प्रकट करते हैं। इस प्रकार कवि कह रहे हैं कि जो स्वच्छता का बोझ है वह हमारी आत्मीयता पर बहुत ज्यादा गिर रहा है। इन दिखावों में रिश्तों की गर्माहट लुप्त होती जा रही है और जो ऐसे दिखावे हैं स्वच्छता के और जो दिखावे हैं उनके अंदर हमारे जो रिश्ते हैं, रिश्तों में पहले जो जिस प्रकार की गर्माहट थी, गर्मजोशी थी, वह खत्म होती जा रही है। किस प्रकार कि पहले आते थे और पास में बैठ जाते थे, अब आते हैं दूर दूर बैठते हैं सोफे पे दूर दूर बैठते हैं। बाहर की चप्पल अलग होती है, जूते अलग होते हैं, अंदर की चप्पल अलग होती है, कमरे की चप्पल अलग से होती है। इस प्रकार का दिखावटीपन यहाँ पर रिश्तों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। सहजता एवं सरलता से जीवन जीने में जो खुशी एवं आनंद मिलता है वह अन्यतर दुर्लभ है। कवि क्या कह रहे हैं, उपेंद्र नाथ अश्क कह रहे हैं कि सहजता और सरलता में जो जीवन जीने का मजा है वह कुछ और ही है। उससे जो खुशी मिलती है वह खुशी हमें बहुत ज्यादा आनंद यानी सुख प्रदान करने वाली होती है और ऐसी खुशी दूसरी जगह दुर्लभ है। जीवन का रहस्य बाह्य तड़क भड़क में नहीं बल्कि अंतर की दृढ़ता में। कवि क्या कहना चाह रहे हैं, कवि कहना चाह रहे हैं कि जो जीवन है उसका रहस्य बाहर की तड़क भड़क में नहीं है। जिस प्रकार की तड़क भड़क हमें देखने को मिलती है उस तड़क भड़क में जीवन का रहस्य नहीं है। जीवन का रहस्य है मन की दृढ़ता के अंदर, मन का साफ होना, मन का दृढ़ होना, उसी के अंदर जीवन जीने का रहस्य है। बाहर की तड़क भड़क में कोई जीवन जीने का रहस्य नहीं है। तौलिए, इनकी एकांकी तौलिए। इसके पात्र कौन कौन है? इसके पात्र है वसंत, चिंती, मधु, मंगला, सूरो। स्थान कहाँ का है? स्थान है नई दिल्ली का और यह नई दिल्ली का समय है नवंबर 1943 का। नई दिल्ली में नवंबर 1943 का समय। जो उपेंद्र नाथ अश्क की कहानी है, ये एकांकी है तौलिए। यह पारिवारिक जीवन पर आधारित मनोवैज्ञानिक एकांकी है। तौलिए जो एकांकी है वह पारिवारिक जीवन पर आधारित है और कैसी है? मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक एकांकी है। एकांकी का अर्थ होता है एक ही अंक। एकांकी का अर्थ क्या होता है? एक ही अंक। नाटक के अनेक अंक होते हैं
नाटक में 2 अंक होते हैं, 3 अंक होते हैं, 4 अंक होते हैं। नाटक अलग अलग पार्ट में होता है, लेकिन जो एकांकी है वह नाटक का ही छोटा रूप है। नाटक का ही छोटा रूप है, उसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है, एक ही अंक होता है। जिससे संबंधित एकांकी है उससे संबंधित एक ही अंक एकांकी के अंदर होता है। और नाटक के अंदर शुरू से लेकर एंड तक पूरे अंक होते हैं। 3 अंक का हो, चाहे 4 का हो, चाहे 5 का हो, यानी 1 से ज्यादा अंक का होते ही वह नाटक कहलाता है। और अगर उसमें एक ही अंक है तो वह कहलाएगा एकांकी। वह क्या कहलाएगा? एकांकी। पर्दा वसंत के ड्राइंग रूम से में उठता है। ड्राइंग रूम न बहुत बड़ा है न छोटा, बहुत सजा हुआ भी नहीं है। वसंत एक 250 मासिक पाता है, पर नई दिल्ली के 250, लेकिन वह फर्म का मैनेजर है, इसलिए टेलीफोन लगा है, इसलिए कमरा भी सजा है। बाई दीवार के साथ एक मेज लगी है, उस पर कागज पत्रों के अतिरिक्त टेलीफोन रखा है। यह जो अपन पढ़ रहे हैं यह है वसंत के ड्राइंग रूम का। वसंत के ड्राइंग रूम की बात है। वसंत के ड्राइंग रूम से पर्दा उठता है और उसका जो ड्राइंग रूम है वह न बहुत बड़ा है और न बहुत छोटा। वसंत है जो एक कंपनी के अंदर मैनेजर है, इसलिए उसके कमरे में क्या लगा हुआ है? टेलीफोन लगा हुआ है। लेकिन वह मासिक, उसका जो मासिक वेतन है वह 250 रुपये, यानी 250 रुपये। उसका मासिक वेतन कितना है? उसका मासिक वेतन है 250 रुपये। लेकिन वह एक कंपनी में मैनेजर है और मैनेजर की पोस्ट पर है, तो उसके रूम में क्या लगा हुआ है? एक टेलीफोन भी रखा हुआ है और उसका कमरा थोड़ा बहुत सजा धजा है। बाएं दीवार के साथ एक मेज लगी है जिस पर टेलीफोन है और उसके जरूरी कागजात रखे हुए हैं। मेज के इधर एक दरवाजा है जो अंदर कमरे में जाता है। बाईं दीवार के पास जो मेज लगी है उसके इधर एक दरवाजा है जो कमरे के अंदर है, जो अंदर के कमरे में जाता है। मेज के उस और कोने में एक अंगीठी है। अंगीठी रखी होती है सर्दियों में जलाने के लिए, उसमें कोयले डालकर जलाया जाता है अंगीठी को, और जिससे कमरा क्या रहता है? गर्म रहता है। तो मेज के उस और कोने में एक अंगीठी है, किंतु आग शायद इसमें नहीं जलती। लेकिन इसमें कह रहे हैं कि आग नहीं जलती क्योंकि अंगीठी का कपड़ा अत्यंत सुंदर है, उस पर सजावट की चीजें भी रखी हुई है। वैसे भी जैसे मध्यम वर्गीय घरों में होती है, लेकिन वे बिखरी नहीं है और करीने से लगी हुई है। 2 पीतल के गुलदान यानी फूल दूसरी वस्तुओं के अतिरिक्त अंगीठी के दोनों कोनों पर रखे हुए हैं। इस अंगीठी के कपड़ों पर लंबी झालर को छूता हुआ एक रेडियो सेट है। नीचे एक छोटी सी मेज पर रखा है जिसके मेज पोस्ट का डिजाइन अंगीठी के कपड़े से मैच करता है और मधु की सुरुचि का पता देता है। मधु है वसंत की घरवाली। मधु कौन है? मधु है वसंत की घरवाली, जो उसकी सुरुचि का मतलब उसकी अच्छी रुचि का परिचय दे रहा है। क्या दे रहा है? कैसे दे रहा है? कि जो मेज है उसके ऊपर का जो कपड़ा है, मेज के ऊपर की जो चादर होती है उसे कहते हैं मेज पोस्ट। मेज पोस्ट और अंगीठी का कपड़ा दोनों एक जैसे है, जो उसकी सुरुचि के पता दे रहे हैं। और मध्यम वर्गीय घरों में जिस प्रकार से होती है सजावट, उस प्रकार से उस कमरे के अंदर क्या है? सजावट कर रखी है। अंगीठी जल नहीं रही है। अंगीठी के ऊपर दीवार पर एक कैलेंडर लटका है, जिससे कि मेज पर बैठे हुए व्यक्ति के ऐन सामने पड़े। कैलेंडर को एक नजर देखने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना है। जो अंगीठी है उसके ऊपर जो दीवार है, अंगीठी के पीछे की जो दीवार है उसके ऊपर एक कैलेंडर लटका है, जो बैठे हुए आदमी को एकदम साफ दिखाई दे रहा है कि कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी तारीख चल रही है। और जो आदमी मेज पर बैठा है उसे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि क्या तारीख है और कौन सा महीना है। महीना है नवंबर का महीना है। कैलेंडर पर नजर डालने से मालूम होता है कि नवंबर का महीना चल रहा है। अंगीठी के बराबर एक दरवाजा है जो रसोई में जाता है।
और जो अंगीठी है उसके बराबर में एक दरवाजा है जो कहाँ पर जाता है, रसोई के अंदर जाता है। इस दरवाजे से जरा हटकर सामने की दीवार के साथ एक बेंच में कोच का सेट है। इसके आगे एक तिपाई पड़ी है। सेट की गद्दियां सुंदर और सुरुचिपूर्ण है और तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। इसमें सारी चीजें सजाई हुई है। जो मधु है उसकी सुरुचि का पता चलता है। किससे पता चलता है कि उसने सारी चीजें मैच करके लगाई हैं। अपने रूम के हिसाब से उसने सारी चीजें मैच की है। जो तिपाई है उसका भी कवर और अंगीठी का भी कवर एक जैसा है। मेजपोश भी उसके जैसा ही है। ऐसा नहीं है कि अलग अलग कपड़े अलग अलग प्रकार के रंगों के हैं। वह सारे एक ही रंग के हैं जो उस कमरे की शोभा और ज्यादा बढ़ा देते हैं। जो उस कमरे की शोभा को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तिपाई का कवर अंगीठी के कपड़े से मैच करता है। सामने दीवार की बाईं ओर कांच से जरा हटकर एक दरवाजा है जो स्नान गृह को जाता है। स्नान गृह किसे कहते हैं? स्नान गृह कहते हैं बाथरूम। स्नान गृह यानी नहाने का कमरा। उस नहाने के कमरे की ओर जाते हैं। बाईं दीवार के साथ श्रृंगार की मेज लगी है और वसंत और मधु दोनों अपने टॉयलेट का काम ले लेते हैं। इसके ऊपर खूंटियों पर तौलिए टंगे हैं। मेज के दोनों ओर दो कुर्सियां पड़ी है। दाईं दीवार के इधर को एक दरवाजा है जो बाहर जाता है। पर्दा उड़ते समय हम वसंत को श्रृंगार की मेज पर बैठे हजामत बनाते देखते हैं। वास्तव में वह हजामत बना चुका है और तौलिए से मुंह पहुंच रहा है। तभी रसोई के दरवाजे से स्वेटर बुनते हुए मधु प्रवेश करती है। हजामत किसे कहते हैं? हजामत कहते हैं कटिंग बनाना, यानी शेविंग करना। खुद की कटिंग तो कर नहीं सकता तो हजामत कहते हैं शेविंग बनाने को। जो श्रृंगार की मेज है उस पर बैठा हुआ वसंत क्या कर रहा है? अपनी हजामत, अपनी शेविंग बना रहा है। और मेज के दोनों ओर एक दो कुर्सियां भी पड़ी है। दीवार के इधर को एक दरवाजा है जो कहाँ जाता है? जो जाता है बाहर। और पर्दा उड़ते समय हम देखते हैं कि वसंत क्या है कि हजामत बनाता है या बना चुका होता है। और मधु क्या है? रसोई के दरवाजे से प्रवेश करती है, जो कि क्या काम में लगी हुई है? जो कि स्वेटर बुनने में लगी हुई है। स्वेटर बुन रही है मधु। यह फिर आपने मदन का तौलिया उठा लिया, मैं कहती हूं आप। वह कह रही है वसंत से। मधु वसंत से क्या कह रही है? मधु वसंत से कह रही है तौलिए के बारे में कि आपने फिर से मदन का तौलिया उठा लिया। मैं कहती हूँ आपके तो कोई बात समझ में आती नहीं है। डॉट का मतलब आपके कोई बात समझ में नहीं आ रही है मैं जो कह रही हूँ। वसंत मुंह पहुंचते रुककर, ओह यह कमबख्त तौलिए, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। बात यह है कि हंसता है कि मदन के तौलिए छोटे और हजामत। अब वह हंसता जाता और कहता जाता है कि मुझे पता ही नहीं चलता तौलिए का। क्या? कि मुझे तौलिए का पता ही नहीं चलता कि यह तौलिया मदन का है या हजामत के बाद मुंह पहुंचने का, यानी शेविंग करने के बाद मुंह पहुंचने का तौलिया है। मधु उन पर चिढ़ती है। और हजामत के तौलिए कैसे हैं जी? जरा आंख खोलकर देखिए, हजामत के तौलिए कितने रंगीन है। बीच में तो धारियां पड़ी है। और मदन के कितने सादे और वसंत बोलता है लेकिन रोएदार है। लेकिन रोएदार तो मधु क्या कह रही है? मधु वसंत के ऊपर चिढ़ती है और कहती है कि आपको हजामत वाले तौलिए का पता ही नहीं चलता, उसमें 20 तो धारियां हैं। 20 तो धारियां यानी अनेक धारियों के रंगीन तौलिए हैं। अनेक धारियों के रंगीन तौलिए। और जो मदन का तौलिया है वह कैसा है? वह है रोएदार। मधु व्यंग्य करती है। किन पर? वसंत पर। दोनों है जी। आंखें बंद करके आदमी दोनों का अंतर बता सकता है, मैं कहती हूँ। अब वह व्यंग्य कर रही है। वसंत कह रहे हैं कि मुझे पता नहीं चला तौलिए का, तो मधु क्या है कि व्यंग्य कर रही है उन पर। व्यंग्य क्या कर रही है?
कि आंखें बंद करके आदमी दोनों में अंतर बता सकता है, कि आंखें बंद करके भी आदमी दोनों में अंतर बता सकता है। आप कहते हो कि मुझे पता नहीं चला। वसंत का कहने का मतलब है कि मुझे तौलिए का पता नहीं चला। तो मधु उन पर व्यंग्य करती है कि इन दोनों तौलियों में पता आदमी बंद आंखों से भी लगा सकता है। आदमी बंद आंखों से भी दोनों में अंतर बता सकता है। वसंत जो क्या है कि निरुत्तर हो जाता है। निरुत्तर यानी उसके पास किसी भी प्रकार का उत्तर नहीं रहता है, निरुत्तर हो जाता है। वास्तव में मेरा ध्यान दूसरी ओर था, और बोलता है कि वास्तव में मेरा ध्यान है वो कहीं और था। लाओ मुझे अजामत का तौलिया दे दो, कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दिया। अब वह उसके पास किसी जवाब देने को कोई आंसर नहीं बचता है, वसंत के पास निरुत्तर हो जाता है। और वह कहता है कि वास्तव में मेरा ध्यान है वह यहाँ पर नहीं था, कहीं और था, दूसरी ओर था। वास्तव में मेरा ध्यान कहाँ था, दूसरी ओर था। लाओ मुझे अजामत का तौलिया दे दो। और वह मधु से कहता है कि मुझे शेविंग के बाद वाला जो तौलिया है वह मुझे दे दो, कहाँ है, मुझे दिखाई नहीं दिया। कि वह कहाँ पर रखा हुआ है, मुझे दिखाई नहीं दिया। मधु खूंटे पर टंगा तौलिया उठाकर, यह तो टंगा है सामने, फिर भी। अब मधु वापस उन पर गुस्सा हो रही है, कह रही है कि खूंटे पर तो टंगा है, यह तो टंगा है सामने, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। वसंत मैंने ऐनक उतार रखा है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियानी हंसी हंसता है। वसंत है जो ऐनक, ऐनक यानी चश्मा। वसंत क्या करता है, वसंत चश्मा पहनता है। वसंत चश्मा पहनता है और बोल रहा है कि मैंने ऐनक उतार रखा है, यानी मैंने चश्मा उतार रखा है, और बिना चश्मे के हमारी दुनिया कैसी है यह तो तुम जानती हो। और एक खिसियानी सी हंसी हंसता है और बोलता है कि बिना चश्मे के हमारी जिंदगी कैसी है तुम जानती हो। मधु जी, आपकी दुनिया, जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं है, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मधु वापस से वसंत को कह रही है, क्या कह रही है कि जी हाँ, आपकी दुनिया, कि आपकी दुनिया को तो मैं जानती हूं कि आप किस दुनिया में रहते हो, कि आपकी दुनिया को तो मैं जानती हूं आप किस दुनिया में रहते हो। अब तो ऐनक नहीं, कि अब तो आपके पास, आपने चश्मा नहीं लगा रखा है, लेकिन आप चश्मा लगाए रहते हो, तो अभी कौन सा आपको दिखाई देता है। कि आप चश्मा लगाए लगाए भी ऐसी गलती कर देते हो, आपको कौन सा दिखाई देता है। मुंह फुलाकर धम से कोंच में धंस जाती है और चुपचाप स्वेटर बुनने लगती है। वसंत अजामत का सामान रखता है, फिर अचानक उसकी ओर देखकर। अब जो मधु है वह क्या करती है, वह मुंह फुला लेती है। मुंह फुलाना यानी थोड़ा नाराज होना। वह उनसे थोड़ा नाराज हो जाती है, किनसे, वसंत से, और चुपचाप अपने काम में लग जाती है। और उनका काम क्या है, स्वेटर बुन रही है। वो क्या काम कर रही है, स्वेटर बुन रही है। और वह मुंह फुलाकर चुपचाप स्वेटर बुनने लग जाती है। और वसंत क्या है, अपना सेविंग का, अजामत का सामान रखता है और अचानक उसकी ओर देख लेता है। किसकी ओर, अचानक मधु की ओर देख लेते हैं। और वह वसंत बोलते हैं वापस मधु से, वसंत कहते हैं तुमने फिर मुंह फुला लिया, नाराज हो गई हो। वो बोलते हैं कि आपने फिर से मुंह फुला लिया। किसे बोलते हैं, मधु से बोलते हैं। कौन बोलता है, वसंत बोलता है कि आपने फिर से मुंह फुला लिया, क्या बात है, नाराज हो गई हो क्या। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज नहीं हूं। फिर वो व्यंग्य की हंसी हंसती और उस हंसी में वो बोलती है कि नहीं मैं नाराज नहीं हूं। वसंत तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना मूर्ख जो यह भी नहीं पहचानता। अब वसंत वापस मधु से बोलता है। वो व्यंग्य से हंसती है और कहती है नहीं मैं नाराज नहीं। तो वसंत है वो वापस मधु से कहता है कि तुम्हारा ख्याल है कि मैं इतना भी नहीं जानता, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रही हो, क्या मैं मूर्ख हूं जो इतना भी नहीं जानता। मधु उसी तरह हंसकर, वापस उसी व्यंग्य की हंसी में हंसकर, मैं कब कहती हूं कि आप मूर्ख हो, मैं कब कहती हूं, आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि मैं कब कहती हूं कि आप मूर्ख हो। मूर्ख वाली बात चल रही है वसंत और मधु के बीच। वसंत सामान वैसे ही छोड़कर कुर्सी को उसकी ओर घुमाते हुए, वह जो अजामत का सामान रख रहे थे, वसंत उसको वहीं पर छोड़कर और कुर्सी मधु की ओर घुमा लेते हैं। और क्या बोलते हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि आप अपने भावों को छिपा लेने की निपुणता तुमने
प्राप्त नहीं है। कि तुम्हारे जो चेहरे के भाव है, वसंत कह रहा है मधु से, क्या कह रहा है कि जो तुम्हारे चेहरे के भाव है, उन भावों को छुपाने की निपुणता, यानी पूरा का पूरा निपुण, यानी खुद पर आधारित होना, कि ऐसा तुम्हारे भावों को छिपाने की निपुणता तुम्हारे अंदर नहीं है कि तुम अपने भावों को अपने अंदर छिपा लो। निपुणता तुम्हें प्राप्त नहीं है। तुम्हारी उपेक्षा, तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी समस्त भावनाएं तुम्हारी आकृति पर प्रतिबिंबित हो जाती है। तुम्हें मेरी आदतें बुरी लगती है, पर मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपने संबंध में, अपने स्वभाव के संबंध में सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सब पत्ते, यानी कि मैंने अपने सब पत्ते तुम्हारे सामने खोल दिए थे। अब वह वापस उन दोनों के बीच में बात होती है, वसंत और मधु के बीच में बात होती है, किसे लेकर? तौलिए को लेकर। और वह वसंत उससे बोलता है, मधु से क्या बोलता है कि तुम्हारे अंदर तुम इतनी निपुण नहीं हो कि तुम अपने अंदर के भावों को छुपा सको। तुम्हें क्या मेरी आदतें बुरी लगती है? मैंने हर चीज तुम्हें बता दी थी पहले ही, कि मैंने हर चीज तुम्हें पहले ही बता दी थी। मैंने तुझे अंधेरे में नहीं रखा, मैंने तुम्हें अंधेरे में नहीं रखा। अपनी सारी बात तुम्हें बता दी थी, और अपने स्वभाव के बारे में तुम्हें बता दिया था, सब कुछ बता दिया था। मैंने अपने सारे पत्ते तुम्हारे सामने खोल दिए थे कि मैं कैसा हूं और मुझे क्या पसंद है। ये सारी बात मैंने आपको बता दी थी, फिर भी आप मुंह खुला रही हैं। ओके, थैंक यू। अपना आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके, थैंक यू।